नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक भारत पार्ट के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, बीपीएससी में विशेष रूप से मेंशन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादातर एग्जामों में यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि बीपीएससी की परीक्षा 10 जून से 15 जून के बीच और यूपी पुलिस की परीक्षा का एग्जाम सेंटर नोटिस जारी हो रहा है धीरे धीरे। तो संभवतः जून और जुलाई के बीच जो भी पेंडिंग एग्जाम है उनके होने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना अ, काम करना है और अपनी तैयारी को अच्छी करना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। दोस्तों, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी और इसी की सदस्य बनकर भारत आई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। दोस्तों, मद्रास में एक स्थान है अड्यार, दोस्तों वहीं पर है, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों, ये भी बात सत्य है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ। दोस्तों, ये गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, ये सही है। सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा था। दोस्तों, ये 1917 में आया था और इसने शिक्षा में सुधार की सिफारिश की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। दोस्तों, ये भी बात सत्य है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला भाषा में की थी। दोस्तों, दूसरा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ये दोस्तों सत्य है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दोस्तों, ये भी सही है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। दोस्तों, यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए सही नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। दोस्तों, ये बात सत्य है, क्योंकि इसी कानून के तहत सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन जारी था और उस शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल ओडायर ने गोलीबारी करके इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ये बात सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। दोस्तों, ये भी बात सत्य है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोस्तों, ये बात सत्य है और इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। दोस्तों, ये बात गलत है। यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसी समझौते के आधार पर गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि लंदन में आयोजित हो रहा था, शामिल होने के लिए राजी हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सी बात लागू नहीं होती? पहला, उनका नियोजित विकास में विश्वास था। दोस्तों, बात सत्य है। उनका नियोजित विकास में विश्वास था, इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना चाहा। वे साम्राज्यवाद के विरोधी थे। ये बात सत्य है दोस्तों, वो साम्राज्यवाद के विरोधी थे। उन्हें 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1939 में कांग्रेस के महासचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। उनका झुकाव समाजवाद की ओर था। जी दोस्तों, सही है ये।
तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित थे। दोस्तों ये बात सत्य है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे क्योंकि उनकी सोच उदारता को लेकर थी। उदारवादी तरीके से शासन को ब्रिटिश सत्ता से पाना चाहते थे। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। दोस्तों वो ये बात भी सत्य है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। दोस्तों वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। विकल्प डी यहां गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। प्रजातीय भेदभाव की परिसमाप्ति। दोस्तों ये शामिल था क्योंकि जो प्रजातिगत या जातिगत भेदभाव थी उसको समाप्त करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति का बढ़ावा। दोस्तों ये भी बात सत्य है। पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। दोस्तों ये उनका काम विचार नहीं था। ना ही वो पूंजीवादी के विरोधी थे और ना ही वो साम्यवादी के। या विकल्प डी उपनिवेशों की स्वतंत्रता। हाँ ये था कि जितने भी उपनिवेशी हैं या उपनिवेश देश हैं उनकी स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ सन 1956 में हुआ। ये बात सत्य है दोस्तों। इस योजना में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर जोर दिया गया क्योंकि इसका थीम था भारी उद्योगों के साथ विकास। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 35% वृद्धि करना था। दोस्तों ये बात गलत है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस योजना में उत्पादन 20% बढ़ा। दोस्तों ये गलत बात है। ये सही नहीं था। हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गई। ये बात सत्य है दोस्तों। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के वित्तीय सहयोग से की गई। दोस्तों ये भी बात सत्य है। राउरकेला प्लांट की स्थापना ये भी बात दोस्तों, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से और दुर्गापुर ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां था? तो दोस्तों प्रथम वाणिज्यिक बैंक आपके कलकत्ता शहर में था। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो दोस्तों सबसे बाद में आपका होता है बंगाल का विभाजन। ये 1905 में होता है। हड़प नीति डलहौजी की थी और डलहौजी 1854-55 में थे। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का था जो कि 1793 में थे। और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली की थी जो कि 1799 के बाद से शुरू होता है। तो दोस्तों सबसे बाद में बंगाल का विभाजन 1905 हो जाएगा। विकल्प बी सही। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई। ये वर्ष था 1922 और यह परीक्षा भारत में इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो दोस्तों रूस। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में वर्ष 1950 में अपनाया गया। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सर जॉर्ज कैंपबेल 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था? तो दोस्तों संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस थे। दोस्तों यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया? दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को। विकल्प ए सही हो जाएगा। 1858 ईस्वी के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया? तो दोस्तों ऊपरी बर्मा
को भारत के अधीन लाया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और 1935 के अधिनियम के द्वारा इस क्षेत्र को अलग भी किया गया। द्वितीय बर्मा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। मैल्कम मुनरो, मेटकाफ तथा एल्फिंस्टन क्या थे? दोस्तों ये प्रसिद्ध प्रशासक थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। कैप्टन मुनरो ये जो है महालवाड़ी बंदोबस्त लगाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंग्रेजों के रूस नीति का परिणाम थी? दोस्तों द्वितीय अफगान तथा प्रथम बर्मा युद्ध। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा? दोस्तों 1876-78 में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। और इसी समय जो है दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। विकल्प बी सही हो जाएगा। सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों सहकारी साख सुझाव फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? दोस्तों चार्ल्स नेपियर ने कहा था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? दोस्तों थॉमस मुनरो से। विकल्प ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और दोस्तों ये अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर इंग्लैंड गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी और प्रथम नियमित जनगणना 1881 मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन नव बंगाल निम्न में कौन नव बंगाल चित्रकार शैली का एक प्रवर्तक था? तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ विकल्प ए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? शिक्षक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों पुनराजीवी जीवन आदि। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? बायकॉट। दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन थे? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। मार्च 1947 में नेहरू की पहल पर दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में 20 से अधिक देश सम्मिलित हुए थे। निम्नलिखित गैर एशियाई देशों में से किसने इस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बना। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? दोस्तों इसके सदस्य पोट्टी श्री रामलुलु नहीं थे, जस्टिस फजल अली, के एम पणिक्कर, हृदय नारायण कुंजरू, ये तीनों व्यक्ति राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। किस वर्ष में स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों 1954 में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत की सीमाओं पर वर्ष 1962 में हुआ चीनी आक्रमण समाप्त हुआ था। तो चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नीचे उल्लिखित 4 घटनाओं में से कौन एक कालानुक्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, जुलाई 1946 का चुनाव, कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। दोस्तों सबसे बाद में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। दोस्तों चंद्रनगर पांडिचेरी के पहले भारतीय राज्य में विलय हो गया था। 1913 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर M.A. अंसारी जी गए थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? दोस्तों यह बात मैक्स मूलर ने कही थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? दोस्तों गांधी लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, जबकि नेहरू जी भारी उद्योगों के या भारी औद्योगिकरण के समर्थक थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे? दोस्तों झंडा गान या झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो दोस्तों WC बनर्जी थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी दोस्तों 70 वर्ष। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया? तो दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने विलय करने में देरी की। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए गए। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930। तो दोस्तों 1, 2, 3 यानी दांडी मार्च यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प डी। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन मौलाना आजाद जी का है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। विकल्प ए सही हो जाएगा। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में है? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि आगा खां पैलेस पूना में है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है तो दोस्तों आगा खां महल पुणे परिसर में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न, बाकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको अगले सेशन में मिलेंगे। तो दोस्तों आप फिर मिलते हैं किसी और सेशन महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।